हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस? आई होप दैट यू डूइंग सुपर डुपर अमेजिंग। तो कैसे हो बच्चा पार्टी आप सभी लोग? आई होप दैट आप लोगों ने पहले के दो लेक्चर्स जरूर देखे होंगे, जहां पर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी इकोनॉमिक्स, और जहां पर हम लोगों ने चार इकोनॉमिस्ट के बारे में देखा था, माइक्रो और मैक्रो के बारे में भी देखा था। आज हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर कर आगे बढ़ेंगे। जर्नी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। मैं हूं अखिलेश जागा, आप लोगों को बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूं, जहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों भी इकोनॉमिक्स मैं खुद आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। बहुत मजा आने वाला है। ये सब्जेक्ट को जो आप लोग एक बहुत ही बोरिंग थियोरी रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट समझते हैं, इस सब्जेक्ट को हम लोग पूरे रियल वर्ल्ड लाइफ से जोड़ देंगे। हमारे कंट्री में आसपास क्या हो रहा है उससे जोड़ देंगे। बहुत मजा आने वाला है बच्चा पाड़ी। I have been teaching this subject since last 7 years now. मैक्सिमम बच्चा यहाँ पर खूब सारे बच्चे 90 प्लस स्कोर करते हैं हर साल, हर अटेम्प्ट में। और मैं हूं एक सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, क्योंकि मैं फाइनेंस फील्ड से बहुत लंबे समय से जुड़ा हूं, जहां पर मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता था, स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े पोर्टफोलियोज भी हैंडल किया करता था। ठीक है, तो तब मैं बहुत ज्यादा न्यूज के थ्रू अराउंड घूमते रहता था ना, बहुत सारी चीजें पढ़ते रहता था, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो कंपनी एनालिसिस हो, चाहे वो इंडस्ट्री एनालिसिस हो, चाहे वो कंट्री एनालिसिस हो। कहते हैं ना, टॉप डाउन अप्रोच जो होता है, पहले कौन सी कंट्री आगे बढ़ने वाली है, फिर कौन सा इंडस्ट्री आगे बढ़ने वाला है, फिर कौन सा स्टॉक चलेगा। ये सारी चीजें पढ़ते पढ़ते इकोनॉमिक्स ये जो था कहीं ना कहीं पर पढ़ाने में इतना ज्यादा मजा आता है, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हमारे आसपास जो है वो चीजें मेरे को समझ में आ गई, और वही चीजें मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। और बच्चों को भी बहुत ज्यादा मजा आता है इकोनॉमिक्स पढ़ते समय पर। वो कहते थे कि सर, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जहां पर 11th और 12th में तो हम लोग सिर्फ रट्टा मारते थे, लेकिन सर इकोनॉमिक्स से सीरियसली बताते हैं सर, आपको देखकर और आपकी ये जो सब्जेक्ट को समझकर बहुत ज्यादा मजा आता है। एंड गाइस, आई आई अश्योर यू दैट इन अगले 5 दिनों में ना तुमको भी इकोनॉमिक्स से बहुत 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 मजा आने वाला है पढ़कर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मेरे बारे में जान ही लिया होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। आई एम अ टीचर बाय पैशन। मैं अन अकेडमी पर पिछले 3.5 साल से करीबन पढ़ा रहा हूँ। अभी 4 साल हो ही जाएंगे मेरे को दिस जून। एंड आई बीन द टॉप एजुकेटर ओवर हियर ऑन अन अकेडमी। एंड बचापाड़ी, मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, जहां पर मैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जाता हूँ एंड बड़े बड़े लोगों को जो कि नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं इनटू फाइनेंस, मतलब जो टेक्निकल पर्सन होते हैं जो फाइनेंस में उनको कुछ पता नहीं होता है, तो मैं उनके लिए भी सेशंस लेता हूँ। सो चलिए अभी शुरुआत करते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ हमारे आने वाली संकल्प बैच के बारे में। तो संकल्प बैच जो है, ये एक बहुत ही अमेजिंग तरीके से हम लोगों ने स्ट्रक्चर किया है, जहां पर मैं पूरा टाइम टेबल आपको बता दूंगा। 15 तारीख से ये बैच शुरू हो रही है। एक ही मिनट लूंगा, तुरंत शुरू कर देंगे, बाद में बताऊंगा लास्ट में चाहे तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये हमारा टाइम टेबल है, जो सुबह 8:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आपका क्लासेस चलते रहेंगे। लॉ से शुरुआत होगी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर मैथमेटिक्स एंड अकाउंटिंग। सारे टीचर्स बहुत ही अमेजिंग है, अपने अपनी फील्ड के बादशाह है सारे के सारे टीचर्स। 8:30 बजे से 10 बजे तक 15 मिनट का गैप, 10:15 से 11:45 15 मिनट का गैप, 12 से डेढ़ आधे घंटे का लंच ब्रेक, और उसके बाद 2 बजे से 3:30 बजे तक। उसके बाद बच्चों पार्टी कोई क्लास नहीं होगी, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करने के लिए हमें सेल्फ स्टडी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर नो क्लास जोन दैट इज स्पेसिफिकली फॉर सेल्फ स्टडी, वी बिलीव इन दैट एंड वी मेक श्योर दैट कि हम लोग आपको क्लासेस से बम्बार्डिंग नहीं करने वाले हैं। यू ऑल्सो नीड टू डू द सेल्फ स्टडी एज वेल। होमवर्क्स भी करने पड़ेंगे, तभी चलकर हमें एक प्रैक्टिकल नॉलेज रिटेन हो पाएगी हमारे दिमाग में। ठीक है जी। तो बच्चा पार्टी, यहाँ पर हमारे कुछ पिछले साल के अमेजिंग रिजल्ट्स रहे हैं। 900 से ज्यादा बच्चे पिछले अटेम्प्ट में पास हुए थे। 130 प्लस बच्चों ने 300 प्लस स्कोर किया था, एंड 357 वाज आवर टॉपर ओवर देयर। ये कुछ बैच की स्पेशलिटी है, जहां पर हम लोग एकदम स्ट्रक्चर्ड कोर्स, समय पे बैच को कंप्लीट करना हमारी आदत है। क्यूरेटेड नोट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर सारे एजुकेटर्स के। डाउट सॉल्विंग, रेज हैंड कर कर कॉल करेंगे हम लोग आपको, आप पूछ सकते हो आपके सवाल। इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज, एंड दिस टाइम वी हैव गॉट फॉर यू 300 प्लस एलाइट क्लब। ये जो नंबर है 300 ऊपर जाने वाला, इस नंबर को हमें इंक्रीज करना है, और आपके एजुकेटर्स आपको
गाइड करेंगे उसके लिए। तो बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन ये स्पेशल इवैल्यूएट होगा तुम्हारे इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज से, तुम्हारे क्लास पार्टिसिपेशन से। इसमें से कुछ बच्चों को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उनका अलग ग्रुप बनेगा और उनको लेकर जाएंगे हम लोग ये 300 प्लस एलाइट प्रोग्राम में। ठीक है जी। तो आप लोगों को देखना होगा यहाँ पर जनवरी 25 में अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हो तो 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो, जहां पर 1000 रुपीज पर मंथ, मतलब 9000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन होगा। एग्जाम कब होगी इसके बारे में कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं है। सितंबर या फिर दिसंबर या फिर जनवरी, कोई क्लैरिटी नहीं है। मेरा मानो डेफिनेटली जनवरी 25 के हिसाब से हम लोग 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ है। यू कैन यूज माई कोड डाका10 एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर प्लस क्लासेस। तो चलिए फटाफट से मैं आप लोग को थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ बचवाड़ी, और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। आज बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, जो कि फीचर्स। क्या है? फीचर्स। फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। एवरीवन विथ मी, कोई भी यहां पर क्या इसे शर्माएगा नहीं। जिस रिदम में मैं आपको पढ़ाऊंगा उस रिदम में आपको घर से कहना है, क्योंकि मैंने आप लोगों से एक चीज कही थी, यू डोंट नीड टू स्टडी एट होम, बिकॉज आई बिलीव दैट कि क्लास में इस सब्जेक्ट को हम पूरा अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एडम स्मिथ ने कौन से साल में किताब लिखी थी? एडम स्मिथ ने 1776 में एक किताब लिखी थी। किताब का नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एडम जी माइक्रो पर फोकस करते थे कि मैक्रो पर फोकस करते थे? मैक्रो। एडम जी जो है ये किसके बारे में बात करते थे? वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में बात करते थे। तो यहां पर आपको किसी भी तरीके पर एमसीक्यू पूछा जा सकता है। एडम जी ने कौन से साल में किताब लिखी थी? 1776 में। कौन सी किताब लिखी थी? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। फोकस ऑन मैक्रो कौन करते थे? एडम जी करते थे। किसके बारे में बात करते थे? वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में। वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में कौन बात करता था? एडम जी बात करते थे। तो किसी भी तरीके से सवाल आएंगे हम लोग रेडी है भाई। किसी भी तरीके का सवाल पूछने दो, इंस्टीट्यूट को घुमा घुमा कर सवाल पूछने दो, कोनो प्रॉब्लम नथी, कोनो प्रॉब्लम नथी, कुछ भी पूछने दो। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट इज अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने A Study of a Man in Ordinary Business Life, A Study of a Man in Ordinary Business कोर्स के बारे में कहा था, जहां पर he is focusing on a particular man, a particular commodity, a particular product और a particular firm, जहां पर ये फोकस करना चाहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर फोकस कर रहे थे हमारे अल्फ्रेड भैया, और ये बात कर रहे थे स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। तो आप लोग को इस पर भी एमसीक्यू आ सकते हैं। जी हाँ, आपको इस पर भी एमसीक्यू आ सकते हैं। स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ किसने कहा था? ये हमारे अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? देखो यार, मैं बिलीव करता हूं कि पढ़ाई को मजे से पढ़े। मजे से मतलब एंजॉय कर कर पढ़े। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भी होना जरूरी है, जहां पर हम लोग तुरंत बता देते कहां से एमसीक्यू आ सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप की बात किसने करी थी? रिलेशनशिप की बात करी थी हमारे लियोनेल रॉबिन्स ने। लियोनेल रॉबिन्स ने बात करी थी। ये एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, जिस पर एमसीक्यूज पास्ट पेपर में आए हुए भी हैं। कि रिलेशनशिप बिटवीन द स्केयर्स एंड इट एंड्स के बारे में किसने कहा था? रिलेशनशिप बिटवीन स्केयर्स एंड इट एंड्स, इसके बारे में लियोनेल रॉबिन्स ने कहा था। स्केयर्स एंड इट एंड्स, स्केयर्स एंड इट एंड्स, इसका मतलब क्या होता है? कि लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स। लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड वांट्स। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, जैसे कि आपके सामने है ये एप्पल, और ये एप्पल कितने लोग खा रहे हैं? 10 लोग। एक एप्पल 10 लोग कैसे खाएंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल नहीं है? अरे कैसे? इतने से एप्पल 10 लोग कैसे खाएंगे? तो वही हम लोग कहना चाहते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेस रहते हैं और अनलिमिटेड वांट्स रहती है। वैसे ही हमारे देश में भी लिमिटेड रिसोर्सेस है, लेकिन लोगों की वांट जो है वो अनलिमिटेड है। तो हमको क्या करना है? कभी किसी चीजों को पोस्टपोन करना पड़ेगा, कभी किसी चीजों को हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे, कभी कोई चीज हम लोग खरीदेंगे नहीं। तो ऐसे कर कर ही तो हमारा देश चलेगा। इसी को तो हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। फिर हमारे साथ में आए थे रैगनर भैया, रैगनर फ्रिस। रैगनर फ्रिस ने क्या कहा कि अरे यार, इकोनॉमिक्स में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। कोई कह रहा है कि माइक्रो इंपॉर्टेंट है, कोई कह रहा है मैक्रो इंपॉर्टेंट है। हालांकि तो दोनों भी सही है, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। एक काम करते हैं यार, मतलब तुम लोगों को मैं एक सिंपल चीज बता देता हूँ। एक काम करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में। ठीक है, तो रैगनर फिश ने 1933 में क्लासिफिकेशन किया था इकोनॉमिक्स का इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर
कौन से साल में क्लासिफिकेशन हुआ था इकोनॉमिक्स का? 1933 में क्लासिफिकेशन हुआ था इकोनॉमिक्स का। कौन सा इसमें क्लासिफाई किया था? माइक्रो एंड मैक्रो। किसने किया था? रैगनर फ्रेश। ठीक है, गॉट इट? आई बात समझ? क्लियर है? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ये फटाक से अपन ने रिवीजन कर दिया है। देखो, एडम स्मिथ एडम स्मिथ ने कहा था वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। लियोनेल रॉबिन्स रिलेशनशिप बिटवीन स्कैर्स एंड इट एंड्स, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स। एंड रैगनर फिश ने कहा था क्लासिफिकेशन 1933 में इन्होंने क्लासिफाई किया था इकोनॉमिक्स को इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स मतलब ये एक ग्रीक वर्ड से आया था इकोनोमिया। इकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस मैनेजमेंट हाउस मैनेजमेंट। सो इकोनोमिया का मतलब क्या होता है, ये आपको सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। ऐसे भी सवाल पूछते हैं सर? हाँ, ऐसे भी सवाल पूछते हैं सर? हाँ भाई, ऐसे भी पूछा जाता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये है पप्पा। ये है कौन? ये है पप्पा। और यहाँ पर देखिए इस पप्पा का काम क्या था? अरे पप्पा लिमिटेड इनकम कमाते हैं। पप्पा को मम्मी का भी सुनना है, पप्पा के पप्पा का भी सुनना है, पप्पा के मम्मी का भी सुनना है, और पप्पा के बेटी का भी सुनना है, और इस पप्पा को अपने बेटे का भी सुनना है। सबकी वांट्स पूरी करनी है, लेकिन उसके पास लिमिटेड इनकम है। तो वो किसी की वांट को पूरा करेगा, किसी की वांट को पूरा नहीं करेगा, किसी की वांट को पोस्टपोन करेगा, किसी की वांट को एक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर कर कुछ दूसरी चीज, सब्स्टिट्यूट चीज दिलवा देगा। तो यार इनके ऊपर बड़ा ही प्रेशर होता है। व्हाट ही इज डूइंग इज he is just managing the things. He is just managing the things because of his limited income. Because of his limited income, he's trying to manage the things. Some of the things he's postponing, some of the things he's not taking. Again the same thing, economics भी कुछ वैसा ही है। हमारे देश में चीजें लिमिटेड है, उन लिमिटेड चीजों को हमें मैनेज करना है और इस देश को चलाना है। सो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट हाउस होल्ड मैनेजमेंट। कैसे हम लोगों ने एक इंडिविजुअल फैमिली से हमने हमारे देश को कंपेयर किया। एक इंडिविजुअल फैमिली से हमने हमारे देश को कंपेयर किया। बचाबाड़ी ये हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में, मैंने फटाफट से रिवीजन करवा दिया है। आई बिलीव इन द रिपीटेटिव रिवीजन, और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। प्लस क्लास में भी इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो बचाबाड़ी अगर आप लोगों को लेना है सब्सक्रिप्शन तो जल्दी चाहिए, बिकॉज ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। 14th ऑफ कब? 14th ऑफ अप्रैल तक ही ये ऑफर है, ठीक है जी? तो उसके पहले ले लेना। एंड दिस इज वेरी वेरी रीजनेबल। क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, समझने की कोशिश करते हैं। माइक्रो मतलब क्या? माइक्रो मतलब इंडिविजुअल यूनिट। इंडिविजुअल यूनिट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। मैक्रो मतलब क्या? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। इंडिविजुअल यूनिट मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ डागा टेन की इनकम कितनी है? अगर ये है सवाल, तो क्या है? सिर्फ और सिर्फ डागा टेन को एनालाइज कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ शशांक सर की इनकम कितनी है? सिर्फ और सिर्फ नकुल सर की इनकम कितनी है? तो भाइयों और बहनों, सिर्फ और सिर्फ हितेश सर की इनकम कितनी है? तो ये अगर पूछा जा रहा है तो ये क्या है? माइक्रो। प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है? प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है? इस पर्टिकुलर पेन का कितना रेट है? प्रोडक्ट प्राइसिंग पर्टिकुलर। फैक्टर प्राइसिंग, इस पेन को बनाने के लिए लेबर कितना लगा था? लेबर कितना लगा था? फैक्टर प्राइसिंग। पर्टिकुलर कमोडिटी। देन यहां पर देखना नेशनल इनकम, मतलब क्या है? पूरे देश का इनकम। नेशनल आउटपुट, पूरे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है, पूरे देश में कितना सर्विसेज दिया है। इन्फ्लेशन, ओवरऑल प्राइसेस, जनरल प्राइसिंग, ओवरऑल प्राइसेस। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। महंगाई किसकी होती है? अरे पूरा ओवरऑल होता है ना महंगाई, है ना? एक हम लोग कहते हैं ना, अरे यार महंगाई बहुत बढ़ गई है इंडिया में। क्या? महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो ये क्या है? बात कर रहे हैं हम लोग, जनरल बात कर रहे हैं, जनरल प्राइसिंग की बात कर रहे हैं। तो ये सारा कहां पर आएगा? मैक्रो में आएगा। आपको इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं, जी हाँ। ये बहुत ही टिपिकल टाइप के सवाल पूछते हैं यहाँ पर, कि तीन चीजें वो दे देंगे हमको मैक्रो की, एक चीज दे देंगे माइक्रो की, अपने को ऑड मैन आउट निकालने का, खत्म हो गया। राइट? प्राइस थियरी मतलब माइक्रो, इनकम थियरी मतलब मैक्रो। स्लाइसिंग मेथड मतलब पूरा की पूरा देश को हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। हम लोग देश में एक इंडस्ट्री में एक फर्म, और एक फर्म में एक कोई पर्टिकुलर चीज हम लोग पढ़ी करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है? पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब क्या है? स्लाइसिंग मेथड कहते हैं हम लोग उसको। पूरा की पूरा स्टडी नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर चीज को स्टडी करेंगे, एक पर्टिकुलर। वो क्या हो गया? स्लाइसिंग मेथड। पूरा करेंगे, पूरा पूरे इंडिया का स्टडी करेंगे।
लंपिंग मेथड। पूरा महाराष्ट्र में कितना होता है प्रोडक्शन, वो स्टडी करेंगे। हाँ, लंपिंग हो गया ना, चाहे कोई भी सेक्टर है तो पूरा महाराष्ट्र। ठीक है, लंपिंग मेथड, लंपिंग मेथड। तो यहां तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। देखो भैया, बहुत सारे एमसीक्यूज हम लोगों ने देख ली है। इसी प्रैक्टिकल अप्रोच से अपने को पढ़ने का है। मजा आ रहा है तो कंजूसी ना करिए, क्योंकि मैं यार पढ़ाते समय ना कोई कंजूसी करता हूं नहीं। मैं आपसे भी ऐसी उम्मीद रखता नहीं कि आप भी कंजूसी करो। लाइक कर दो फटाफट से, चलो यार फटाफट से लाइक कर दो। अदरवाइज ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स? देखो बेटा, इकोनॉमिक्स एक अलग बात थी। हम जो पढ़ने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स है। बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब क्या है? बिजनेस करते समय इकोनॉमिक थियरीज का इस्तेमाल करना, इकोनॉमिक मॉडल्स का इस्तेमाल करना, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करना। कब? बिजनेस करते समय। तो अगर ये दोनों चीजें मिक्स हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल दो सर, आप एग्जाम्पल बड़ा अच्छा देते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे को, मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेटेस्ट से मेरा कोई थिएटर है, थिएटर, हाँ, मल्टीप्लेक्स है मेरा, मल्टीप्लेक्स। अब यार मैं क्या कर रहा हूं ना, मेरा क्या काम है कि मूवी चलाना वहां पर, है ना। मेरा काम क्या है? मूवी चलाना। यार मूवी चलाना, लेकिन अभी बिजनेसमैन हूं तो अपने को क्या एक और चीज का क्या एक्सपेक्टेशन है? यार धंधा होना चाहिए। क्या धंधा होना चाहिए? सेल्स होने चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो यार मैं तो बिजनेस कर रहा था, लेकिन वो बीच में तुषार कपूर की मूवी लग गई है। तुषार कपूर की मूवी लग गई। मैंने जो प्राइजेस रखी थी, आई वॉज वेरी स्टबन। क्या? 150 रुपया में अपन टिकट बेचेगा? 150 रुपया। अब चाहे यहां पर तुषार कपूर की मूवी लोगो तो भी 150 रुपया, चाहे यहां पर सैवलॉन भाई, सॉरी सैवलॉन, सलमान भाई की मूवी लगती है तो भी 150 रुपया, चाहे चाहे हमारा कौन है वो, अल्लू अर्जुन, अल्लू अर्जुन की मूवी लगती है तो भी 150 रुपया, अर्जुन कपूर की मूवी लगती है तो भी 150 रुपया। तो यार दिस इज नॉट अ बिजनेस सेंस, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। इकोनॉमिक थ्योरी के पास आ रहे हैं अभी, हाँ, अभी इकोनॉमिक्स थ्योरी के पास आ रहे हैं। हमने इकोनॉमिक थ्योरी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि जब 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 तुम्हारा डिमांड ज्यादा होता है, तब तुम उसकी प्राइस को इंक्रीज कर सकते हो। एक सेकेंड, हम तुमको बताते हैं, दोबारा बताते हैं। तुम लोग ना ये अगले चैप्टर में देखने वाले हो, अगले चैप्टर में देखो। When your price is down, your demand will be more. When your price will be up, your demand will be less. ये अपन ने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था। When the price is low, people buy more. अब जब 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 तुषार कपूर की मूवी लगी है, तब यार डिमांड तो रहने ही वाली है ना। अगर तुमको डिमांड को इंक्रीज करने का है तो तुम क्या करोगे? अरे प्राइस को कम कर दो ने, 150 का को 50 रुपए में टिकट बेचो। कितने में? 50 रुपए में। अरे लेकिन 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 तुमको जब पता है क्या, अरे अल्लू अर्जुन की मूवी लगने वाली है, या फिर सलमान भाई की मूवी लगने वाली है, या फिर SRK की मूवी लगने वाली है, या फिर जो भी तुम्हारा फेवरेट है यार, मतलब है ना, कोई भी ले लो। लेकिन अगर उसकी मूवी लगने वाली है तो क्या है, तुम्हें पता है ना कि कितनी भी प्राइस रहने दो, लोग तो आने ही वाले देखने को। तो वहां पर डिमांड सप्लाई आएगा, डिमांड सप्लाई, वो अपन आगे देखेंगे। डिमांड सप्लाई, तो व्हेन द डिमांड एकदम बड़ी है और सप्लाई बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तो तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर देखना, देखो यहाँ पर, देखो देखो देखो, इम्पैक्ट ऑन द प्राइस कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। व्हेन द डिमांड इज मोर देन द सप्लाई, व्हेन द डिमांड इज मोर देन द सप्लाई, द इम्पैक्ट ऑन द प्राइसेस इट इंक्रीजेस। When the supply is more than the demand, then the price decreases. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो भी तुम बिजनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें तुम इकोनॉमिक थियरीज का इस्तेमाल कीजिए। जब तुम अपने बिजनेस में इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करोगे, उसको हम लोग कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। दोबारा समझाता हूं, ये अपन सब डिटेल में देखने वाले हैं। मैं सिर्फ आपको रेफरेंस दे रहा हूं, रेफरेंस। ये अपन डिटेल में देखेंगे सेपरेटली, ये भी हम सेपरेटली डिटेल में देखने वाले हैं आगे, डिमांड चैप्टर में। व्हेन डिमांड इज मोर, व्हेन डिमांड इज मोर देन द सप्लाई। मुझे बताओ, अभी पुष्पा 2 आने वाली, पुष्पा 2। तो पुष्पा 2 में तुमको भी पता है कि थिएटर जैसे एकदम फुल रहने वाले हैं। तुम्हें पता है उसमें एक डायलॉग है, पुष्पा 2 में एक डायलॉग है। क्या डायलॉग है बताएं आपको?
ऐसे ट्रेलर में बताया था। मतलब जब डायलॉग देखा ना मैंने, आई वॉज स्माइलिंग, वो एक नेचुरल स्माइल चेहरे पर आ गई थी यार। मतलब ये अल्लू अर्जुन और साउथ की मूवीज ना एकदम एकदम अलग ही होती है ना, अलग तरीके से वो किक देती है अपने को। ठीक है, क्या डायलॉग तो पता है आपको? ऐसे रिवील नहीं किया था पुष्पा का फेस, ऐसे बताया है पहले में कि वो पुष्पा भी मर वर गया होगा, ऐसे समथिंग लाइक दैट। तो वो अचानक से जिंदा हो जाता है ऐसे लगा है उसमें। तो ट्रेलर में क्या बताया था कि धीरे 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 एक जंगल में शेर पीछे जा रहा है, शेर 2 कदम पीछे ले रहा है, और लोगों ने टीवी पे देखा एंड पीपल वेंट क्रेजी। और एक डायलॉग आता है पीछे से, क्या डायलॉग आता है पता है? जब जंगल में आदमी 2 कदम पीछे लेता है तो समझ लेना शेर आया है, लेकिन जब जंगल में शेर 2 कदम पीछे ले लेता है तो समझ लेना पुष्पा भाव आया है, पुष्पा भाव। मैं झुकेगा नहीं, राइट? तो यहां पर क्या है, डिमांड तो बहुत ज्यादा रहेगी पुष्पा में, सप्लाई तो कम रहेगा, थिएटर्स में जगह नहीं रहेगी, तो इम्पैक्ट ऑन द प्राइस क्या होगा? इंक्रीज। ये देखो, इम्पैक्ट ऑन द प्राइस इंक्रीज। लेकिन जब एकदम 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 खराब एक्टर की मूवी लगती है, मैं डिफाइन नहीं करूंगा खराब एक्टर को, तुम डिफाइन कर देना खराब एक्टर को, लिख देना कमेंट सेक्शन में। कौन कौन से हीरो की मूवी लगने के बाद प्राइस डिक्रीज होगी, ये है तुम्हारा आज का होमवर्क। कौन से हीरो, आपका फेवरेट हीरो है ना, जिसकी मूवी चलती नहीं है और आपको लगता है थिएटर्स खाली रहेंगे और उसके कारण प्राइस नीचे जाएगी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं, तुषार कपूर है। अगर वो उसमें थिएटर खाली रहेंगे, सप्लाई ज्यादा रहेगा, डिमांड कम होगा, तो सप्लाई इज मोर देन द डिमांड, देन द प्राइस विल बी लेस। आई वांट टू सी कि तुम किन किन एक्टर्स का नाम ले सकते हो या फिर एक्ट्रेस का, वट एवर इट इज। ठीक है, आज का आपका होमवर्क है, याद रखना, याद रखना बेटा। मैं रीड करूंगा, मजा आएगा, फन होगा, तुम लोग भी रीड करना। देखो बेटा, कुछ फन एक्टिविटी भी होनी चाहिए ना, फन होगा, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अलग लेवल पे। ठीक है, इस पर एमसीक्यू आते हैं। When the demand is more than the supply, what is the impact on the price? When the supply is more than the demand, what is the impact on the price? ऐसे एक्टिविटीज जब अपन क्लास में करेंगे, ऑटोमेटिकली सारे कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर प्रिंट हो जाएंगे, प्रिंट। ठीक है, तो आई डोंट थिंक दैट अभी कोई दिक्कत है आपको, तो आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसी को तो हम लोग डिटेल्ड में देखने वाले हैं, इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिटेल में देखने वाले हैं आगे बहुत सारे चैप्टर्स के थ्रू, जब हम लोग जाएंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं बच्चावाड़ी। और बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है ये, फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं हम लोग। इसमें मैंने गाना बनाया है, ठीक है, एक रैप बनाया है, मजा आएगा रैप करने में। ठीक है, फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये इतने सारे पॉइंट्स इसमें क्या है। बिजनेस इकोनॉमिक इज अ साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक इज एन आर्ट, बिजनेस इकोनॉमिक यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, बिजनेस इकोनॉमिक यूजेस मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, एंड उसके बाद में दिया है बिजनेस इकोनॉमिक इज प्रैग्मेटिक, बिजनेस इकोनॉमिक इज पॉजिटिव, बिजनेस इकोनॉमिक इज नॉर्मेटिव, बिजनेस इकोनॉमिक इज डिस्क्रिप्टिव, बिजनेस इकोनॉमिक इज प्रिस्क्रिप्टिव। हे भगवान, सर इतना याद कैसे रहेगा सर? सब कुछ याद रहेगा, तुम्हारे डागा 10 सर यहाँ पर बैठे हैं, एवरीथिंग वुड यू वुड बी रिमेम्बरिंग आफ्टर दिस लेक्चर। मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बोला था कि जो भी मैं पढ़ा होगा इन चारों इकोनॉमिस्ट के नाम आपको याद रहेंगे, बोला था कि नहीं बोला था? वैसे आज मैं फिर से वादा करता हूं कि जब ये लेक्चर खत्म होगा तो आपको ये सारे फीचर्स जो है तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। तो जो मैंने बोला है ना बेटा, ये तुमको याद हो जाएगा, वो डेफिनेटली रहेगा, डेफिनेटली। चलो याद करते हैं इसको डिटेल में, अपन एक एक पॉइंट को पढ़ने वाले, लेकिन पहले ये सारे पॉइंट्स याद कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो ऐसा है, business economic is a science. Business economic is an art. Business economic uses microeconomics. Business economic uses macroeconomic. Business economic is pragmatic. Business economic is positive. Business economic is normative. Business economic is descriptive. Business economic is prescriptive. इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, एक और पॉइंट था वो आया नहीं यहां पर मैं, लेकिन बोल रहा हूं।
interdisciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary. Come on everyone, एक और बार हो जाए, ये पूरा याद रहेगा लेक्चर खत्म होने के बाद, और वो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, शर्माओगे नहीं। आप लोग लगा क्या चल रहा है क्लास में सर, हाँ क्या चल रहा है सर, सब सही चल रहा है, टेंशन मत लो, भरोसा रखो मुझ पर, ठीक है, मजा आएगा बेटा, खूब मजा आएगा। Business economic is a science. Business economic is an art. Business economic uses macroeconomic. Business economic uses macroeconomic. Business economic is pragmatic. Business economic is positive. Business economic is normative. Business economic is descriptive. Business economic is prescriptive. Multidisciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary. चलिए एक और लास्ट बार, ठीक है, लास्ट। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो भाई लाइक करो, ठीक है, लाइक करो, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक इज अ साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक इज एन आर्ट, business economic uses microeconomics, business economic uses macroeconomics, business economic is pragmatic, business economic is positive, business economic is normative, business economic is descriptive, business economic is prescriptive, multidisciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary. हाँ, yes, that's it. एक और बार, एक लास्ट, पक्का 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 लास्ट बार, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा ये सारी चीजें डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट बार पक्का। Business economic is science, business economic is art, business economic uses macroeconomic, business economic uses macroeconomic, business economic is pragmatic, business economic is positive, business economic is normative, business economic is descriptive, business economic is prescriptive, multidisciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary, ठीक है, got it everyone, are you getting this? चलिए अभी समझते हैं एक एक पॉइंट को, जाते जाते एक लास्ट बार कर देंगे जाते समय पे, ठीक है, एक लेक्चर एंड करेंगे तब, क्योंकि जो वादा किया है कि आपको सब कुछ याद रहेगा, निभाना भी तो पड़ेगा नहीं। yes. तो अब देखना यहाँ पर साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक साइंस है, बिजनेस इकोनॉमिक आर्ट्स है, और हम ये पढ़ रहे हैं कॉमर्स में। बिजनेस इकोनॉमिक साइंस है, बिजनेस इकोनॉमिक आर्ट है, और हम पढ़ रहे हैं कॉमर्स। सर मेरे को नहीं खेलने का सर, ये कुछ भी बता रहे हैं, मैं तो साइंस से भाग रहा था इसलिए मैंने कॉमर्स लिया था, मैं तो आर्ट्स कभी लेना ही नहीं था, और यहाँ पर ये साइंस आर्ट्स कहाँ से आ गया? नहीं बेटा टेंशन मत लो, ये अपने को साइंस आर्ट्स नहीं पढ़ने का है, इसके पीछे का रीजन ध्यान देना, समझना क्यों ये कहते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक साइंस है, समझने की कोशिश करना। जैसे अपन बचपन में इन 9-10 स्टैंडर्ड में गए होंगे, तो वहां पर अपने को साइंस का सब्जेक्ट होता था, साइंस के सब्जेक्ट में तुम्हारे टीचर तुमको लैब में लेकर गए होंगे, और लैब में लेकर जाने के बाद वो तुमको ऐसा 2 टेस्ट ट्यूब देते थे, फिर 2 ऐसे अलग अलग केमिकल्स देते थे, वो कहते थे बेटा ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें ये वाला 5 ml डालना H2SO4 और इसमें तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना, है ना, HCl। तो आप अगर ये वाले बेस को और ये वाले बेस को तुम मिक्स कर दोगे इसमें, है ना, तो तुमको पता है क्या होगा, इसका कलर रेड हो जाएगा। जब ये रेड होता है तो इसका मतलब क्या है, ये एसिडिक इन नेचर है, ये एसिडिक इन नेचर है। तो तुमने क्या किया, तुमने ये वाला 5 ml और ये वाला 5 ml और इस पे मिक्स कर दिया तो इसका रेड कलर हो गया। वैसा ही ये क्या कहते हैं कि जब तुम प्राइस को नीचे करोगे तो तुम्हारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, जब तुम प्राइस को ऊपर करोगे तो तुम्हारी डिमांड कम हो जाएगी। मतलब कुछ इकोनॉमिक्स में ऐसा बहुत रूल्स है, क्या ऐसे बहुत अलग अलग रूल्स है, जिसको अगर तुमने यूज किया तो तुमको पता है कि होने वाला रिजल्ट क्या होगा। तो वो रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या कहते हैं इसको, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्योंकि हमको पता है ये किया तो ये होगा, ये किया तो ये होगा। तो वो क्या कहते हैं, ये तो साइंस जैसा है। हाँ ये साइंस जैसा है। अरे ये साइंस जैसा है कि अगर हमने प्राइस को कम कर दिया तो हमारी डिमांड ऊपर जाएगी।
अगर हमने प्राइस को रिड्यूस किया तो हमारी डिमांड, ये तो साइंस है। हम उनको कह रहे थे कि नहीं ये साइंस नहीं है, ये तो कॉमर्स नहीं, ये तो साइंस है। साइंस में भी ऐसा ही होता है, एक केमिकल दूसरे केमिकल मिक्स करेंगे तो ये होगा, ये केमिकल इस केमिकल मिक्स करेंगे तो ब्लू होगा, है ना। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो हम लोग इसीलिए क्या कहते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक साइंस जैसा है। यहां पर भी कुछ रूल्स है, यहां पर भी कुछ रेगुलेशंस है, और अगर हमने उस प्रिंसिपल्स को फॉलो किया तो हमको भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो यहां पर हम क्या लिखना चाहते हैं, साइंस के आगे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लिख देंगे। क्या लिखेंगे जी? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या लिखेंगे बेटा? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सर मस्त कॉन्सेप्ट है यार सर ये तो। हाँ बेटा बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है सर, लेकिन आर्ट का मतलब समझ में नहीं आया अभी तक। कैसे समझेगा? मैंने पढ़ा ही नहीं अभी तक। समझेगा कैसे? कैसे समझेगा? मैंने पढ़ा ही नहीं ना अभी तक। मैं पढ़ाता हूँ अभी, देखना। बिजनेस इकोनॉमिक इज एन आर्ट। कैसे आर्ट है ये देखो। बचपन में तुम लोग कभी कभी फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट स्टैंडर्ड में तुम लोग जब गए थे, तो तुमको एक सब्जेक्ट होता था क्राफ्ट का, है ना। क्राफ्ट का तुम्हें सब्जेक्ट होता था। यार मेरे को ना मतलब घर से बहुत गालियां मिलती थी जब भी ये क्राफ्ट का सब्जेक्ट का पीरियड होता था ना, मतलब लेक्चर। बहुत गालियां मिलती थी मेरे को, क्यों पता है? घर वाले क्या कहते थे, हमेशा तुम्हारे टीचर खर्चा करवाते हैं हमसे। हाँ, एक दिन ये वाला क्राफ्ट पेपर लेकर आ जाओ, एक दिन फेविक्विक लेकर आ जाओ, एक दिन वो लेस लेकर आ जाओ, एक दिन ये लेकर आ जाओ। कितना खर्चा करवाते हैं यार। घर वाले तो एकदम परेशान होते थे, बहुत परेशान होते थे कि तुम्हारी स्कूल ये क्या दिन भर कुछ ना कुछ ये मंगवाती है वो मंगवाती है, क्राफ्ट पेपर चार्ट पेपर, है ना। क्या करे, लेकिन एक दिन बड़ी खुश हो गई थी मम्मी, पता है आपको क्यों? क्योंकि टीचर ने क्या बोला था पता है? क्राफ्ट की टीचर ने, क्राफ्ट की टीचर ने क्या कहा था कि बेटा कल हमारा क्राफ्ट का लेक्चर है और कल हम तुमको ऐसा चीज बताएंगे, ऐसा चीज बताएंगे कि तुम बहुत खुश हो जाओगे। आई वॉज लाइक अरे यार फिर से गाली खानी पड़ेगी। देन टीचर ने कहा जो भी तुम्हारे घर में पुराने पुरानी बॉटल्स है वो लेकर आ जाओ। जो भी तुम्हारे घर में पुरानी बॉटल है वो लेकर आ जाओ और सिर्फ खाली एक लेस लेकर आना। हमने कहा है, ये क्या बात कर रहा है? फिर हम घर पे जाकर मम्मी को ले, मम्मी एक बॉटल चाहिए हमको, खाली बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल। मम्मी ने कहा ठीक है, बहुत सारी बॉटल पड़ी होती है, लेके जाओ बेटा। मम्मी खुश हुई, मम्मी ने बोला अच्छा है पहली बार तुम्हारे टीचर लोगों ने खर्चा नहीं करवाया। जब मैं घर घर पे लौट आया स्कूल से, तो हमारे टीचर ने ये बॉटल को कट करने को कहा, ऐसा लेस लगाने को कहा, और ऐसा हम कुछ लेकर आ गए। हमने कहा देखो मम्मी कितना सुंदर है ये। एक और चीज आपको याद होगी, तुम्हारे पुराने कपड़े वगैरह तुम कुछ लेकर जाओ जो यूज भी नहीं करते हो, और उससे तुम लोग क्या बना सकते हो, वो क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट में से कुछ बेस्ट बना सकते हैं हम लोग। क्या है ना वो, घर में आते से ही हम लोग पैर पैर पूछते हैं, क्या बोलते हैं उसको? आई डोंट रिमेम्बर द इंग्लिश नेम, है ना। पाइपूस कहते हैं मराठी में, पाइपूस। पाइपूस मतलब क्या है? जब हम लोग घर से अंदर आते हैं, तो मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा है यार, मतलब इतना इजी वर्ड है उसके लिए। चलो छोड़ो, जाने दो, तुम लोग मेरी फीलिंग्स को समझ गए ना। तो वो पुराने कपड़ों से वो बनाना होता है जिसको तुम घर में एंट्री करने से पहले तुम उसको पैर वगैरह तो ये भी बनवाया था हमारे टीचर ने स्कूल में। तुम्हारे टीचर ने भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ बनवाया होगा, वेस्ट से बेस्ट। तो ये क्या कहता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स बिल्कुल आर्ट जैसा ही है। आर्ट क्या? बिजनेस इकोनॉमिक्स एकदम आर्ट्स के जैसा है। हमने कहा कैसे आर्ट्स के जैसा है? अरे वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। क्या? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और हम लोग उस रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं उसको, इट इज एन आर्ट। इट इज एन आर्ट। आर्ट मतलब क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज,
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो भाइयों और बहनों, यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स भी ऐसा ही है, क्योंकि हमारे पास फ्यूल तो लिमिटेड है। अब वो फ्यूल को ठीक से इस्तेमाल करो। फिर अभी हम लोगों ने फ्यूल में एक टेक्नोलॉजी लेकर आ गए, जहां पर हम एथेनॉल को ब्लेंड कर कर यूज कर रहे हैं। जहां पर जो ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते थे उसकी मात्रा कम हो जाएगी, और हम एक ब्लेंडेड एथेनॉल जो शुगर केन फैक्ट्री में जो एक वेस्ट होता है, हम उससे ब्लेंड कर कर वो पेट्रोल में अगर डालेंगे तो वो क्या होगा, हमको पेट्रोल कम लगेगा। अरे, ऑयल तो लिमिटेड है और हम लोग दूसरे कोई रिसोर्सेस को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, और हम लोग एक स्केर्स रिसोर्सेस जिस पे हम डिपेंडेंट है, जिसको इंपोर्ट करते हैं, उसकी डिपेंडेंसी हम लोग रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग रिसोर्सेस को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। यही तो है इकोनॉमिक्स। हाँ, यही तो है इकोनॉमिक्स। तो पहले जो देखा हम लोगों ने वो क्या देखा, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। दूसरा जो देखा हम लोगों ने वो क्या देखा, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सर इस पे सवाल कैसे आएंगे, इस पर आएंगे सवाल कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जहां पर हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, वो साइंस है या आर्ट है? आपको बताना है साइंस है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोग एक एंश्योर करते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, तो हम लोग साइंस की बात कर रहे हैं या आर्ट्स की बात कर रहे हैं? क्या है वो, बिजनेस इकोनॉमिक साइंस है कि बिजनेस इकोनॉमिक आर्ट है? आर्ट है। समझ में आ रहा है एवरीवन? आर यू गेटिंग? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है? हिट द लाइक बटन, कंजूसी मत करिए यार, आई डोंट लाइक पीपल दोज आर कंजूस। ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, एंड बिजनेस इकोनॉमिक यूजेस मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस भी। सर ये क्या कंफ्यूजन है सर? आइदर आप बता दो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करना है कि मैक्रो करना है। हमने कह दिया दोनों। सर दोनों कैसे सर? हमने कह दिया दोनों। सर हाउ, सर हाउ? हमने कहा बेटा देखो, जब तुम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो तुमने उस प्रोडक्ट की प्राइस निकाल ली, लेकिन कभी कभी वो प्राइस जस्टिफाइड नहीं रहेगी। तुमने उस प्रोडक्ट की प्राइस तो निकाली सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसीडर कर कर, कि तुमको कितना खर्चा आया, तुम्हारे पास कितने लोग काम कर रहे थे, तुमने मशीनरी कितने में बाय करी थी, तो तुमने जो एनालिसिस किया वो माइक्रो का एनालिसिस किया, तुम्हारे फर्म में जो चीजें चल रही थी उसके हिसाब से। लेकिन बेटा, क्या तुमने मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस किया? हमने कहा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शुगर प्रोड्यूस करता हूँ, तो मैंने शुगर प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है उस हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया, उस हिसाब से प्राइस डिसाइड कर दी। लेकिन ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हमने कहा काहे नहीं चलेगा बे? वो कह नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस नहीं चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास, उन्होंने मैक्रो लेवल पर देखा है कि हमारे पास इस साल शुगर बहुत ही स्कैर्स है। स्कैर्स क्या है? बहुत कम प्रोडक्शन हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आप इन प्राइसेस को ऊंचा करें। अगर कोई यहां पर टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह लगाती है, तो वो टैक्सेस इंक्रीज हो गए तो भी प्राइस में इंपैक्ट आएगा। अगर कॉम्पिटिटर ने कुछ और प्राइसिंग रख दी तो भी इंपैक्ट आएगा। तो कहने का मुद्दा यह है कि जब तुम किसी चीज का एनालिसिस करते हो, जब भी तुम कोई धंधा कर रहे हो या कोई सर्विस दे रहे हो, तो सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कर कर नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट के टैक्सेशन को देखना पड़ेगा, दुनिया में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो देखना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस नहीं करना होगा, तुम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी एनालिसिस करना होगा। तो भाई और बहनों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, यस। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, यस। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स में दोनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस हैं। अगर मैं सिर्फ मैक्रो का एनालिसिस करता हूं, लेकिन मैं एफिशिएंट नहीं हूं, और मैंने खुद के कंपनी का एनालिसिस नहीं किया है, इफ आई एम नॉट एफिशिएंट, तो मेरी प्राइस तो और ऊपर चले जा सकती। मैं सिर्फ माइक्रो का एनालिसिस करता हूं कि अरे मेरा प्रोडक्ट बहुत सही है, मैं इतनी प्राइसिंग रखूंगा, बहुत क्वालिटी अच्छा है, तो तुम्हारा नोकिया भी हो सकता है।
नोकिया तो क्या खराबी क्या थी नोकिया में? नोकिया तो बहुत अच्छा था। नोकिया वॉज वेरी अमेजिंग। नोकिया की एक गलती हो गई, पता है क्या गलती हो गई? नोकिया ने कभी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस नहीं किया, उसने मैक्रो का एनालिसिस नहीं किया। एंड्रॉइड जब मार्केट में आ रहा था, एंड्रॉइड तेजी से इंक्रीज हो रहा था, तेजी से सब लोगों को पसंद आ रहा था, यूजर फ्रेंडली है, और प्राइसिंग भी लोगों की अलग अलग हो रही थी। लेकिन नोकिया ने क्या किया? नोकिया ने सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस किया। अपना प्रोडक्ट बहुत सही है, उसने समझा ही नहीं कि लोगों का यहां पर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होना वो भी एनालिसिस करना चाहिए? यस। क्या कॉम्पिटिटर्स जो नया कुछ लेकर आ रहे हैं वो भी एनालिसिस करना चाहिए? यस। क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो इंडस्ट्री वाइड हो रहे हैं वो भी एनालिसिस करना चाहिए? द आंसर इज यस। तो हम लोगों को बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करना भी जरूरी है, और हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करना भी जरूरी है। आई होप यू गॉट दिस। आई बात समझ? पूरा दिमाग में जा रहा है, मजा आ रहा है, राइट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। 5 स्टार क्वेश्चन। इस पर आपको डेफिनेटली एग्जाम में कोई ना कोई सवाल आना ही चाहिए, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशंस है। और अभी तक ये आया भी है, हर साल आया है, और हर साल मैंने बोला है इसको 5 स्टार, एंड मेरी एक्सपेक्टेशंस पे इंस्टीट्यूट खरी उतरी है हर साल। ये 5 स्टार कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और क्या होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और क्या होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, समझने की कोशिश करेंगे। तो जबाड़ी ध्यान देना एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है? सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब क्या है? वॉट इज, वॉट वॉज एंड वॉट विल बी। वॉट इज, वॉट वॉज, वॉट विल बी, इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स की। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स की। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं खाली स्टेटमेंट्स की। किसकी? स्टेटमेंट्स की। सर एग्जाम्पल दो ना सर, आप एग्जाम्पल बड़ा अच्छा देते हो। बिल्कुल देंगे। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, दिस इज द फैक्ट। क्या कभी तुमने देखा है कि वेस्ट से सन आया है? क्या तुमने कभी देखा है साउथ से सन आया है? क्या तुमने कभी देखा है नॉर्थ से सन आया है? सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, दिस इज अ फैक्ट। लेकिन हमारा एक बालक किसी दिन क्लास की चैट में कह रहा था, राहुल सर 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 सर, हमने कहा यस सर, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, इट इज राइट सर, बट इट शुड राइज फ्रॉम द वेस्ट सर। हमने कहा क्यों? सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट बट इट शुड राइज फ्रॉम द वेस्ट बिकॉज माई विंडो इज फ्रॉम द वेस्ट सर। आई वॉन्ट द सनलाइट सर, इन द मॉर्निंग आई वॉन्ट द सनलाइट सर। क्या बात कर रहा है वे? सर ये मेरा ओपिनियन है सर, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ भगवान को चेंज करने के लिए डायरेक्शन, दिस इज माय ओपिनियन। मैं कहा तू तेरा ओपिनियन तेरे पास रख बे, क्या बकवास किया जा रहा है? ये क्या है? जो लोग ओपिनियन देते हैं, जो लोग वैल्यू जजमेंट रखते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या 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 सर रिपीट करना। जो ओपिनियन रहता है, जहां पर वैल्यू जजमेंट होता है, जहां पर एक इंसान अपने मन की बात, अपनी इच्छाएं को व्यक्त करता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? जहां पर वैल्यू जजमेंट्स होते हैं, जहां पर ओपिनियंस होते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होता था तो बड़ा ही मजा आता था। जहां पर कोई अपने वैल्यू जजमेंट दे रहा है, क्या दे रहा है? वैल्यू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट। तो भाइयों और बहनों, समझने की कोशिश करना। तो वैल्यू जजमेंट नॉर्मेटिव, स्टेटमेंट फैक्ट्स पॉजिटिव। तो अब देखना यहां पर वैल्यू जजमेंट जो होते हैं हमारे रिलेटिव्स। अब एक बच्ची बेचारी जिसका नाम था खुशी, 95% लेकर आ गई वो। कितने? 95। बहुत खुश थी वो। खुशी वॉज वेरी वेरी खुश, इतना उसको इतना अच्छा लग रहा था।
लेकिन बेटा तुम्हें पता है ना, घर में कोई ना कोई एक ऐसा रिलेटिव होता है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, ठीक है, प्लीज डोंट माइंड इट। तो उसकी मासी ने खुशी को कॉल किया, खुशी की मासी ने। खुशी की मासी खुशी को कहती है, खुशी बेटा, खुशी को लगा तारीफ करेगी, क्या बेटा सिर्फ 95% आए? खुशी बोलती है, हैं ये क्या बोल रही है मासी? खुशी बेटा, हमने तुमको कितनी बार कहा था लाउड स्पीकर पर फोन लगाओ, तुम मम्मी कहाँ पर है, मम्मी कहाँ पर है? मैंने इसको कितनी बार बोला था कि तू जो संडेस को ब्रेक लेती है पढ़ाई से, संडेस को ब्रेक ना लिया कर। हाँ, खुशी की मम्मी, मैंने तुमको भी कितने बार समझाया था, हम्म, कि उसको संडे को ब्रेक लेने मत बोलो। अगर ये संडे के दिन भी पढ़ाई करती थी तो इसके 98% आते थे, मेरे को पूरा विश्वास है। किसने पूछा तुमको? हाँ, नहीं नहीं, मेरे को गारंटी 98 आते थे। खुशी की मम्मी थोड़ा ऑफेंड हो गई। खुशी की मम्मी कहा कि यार 95 इज अ गुड, कैन यू अश्योर दैट कि वो संडे को पढ़ाई करती थी 98 आते थे? हाँ हाँ, मुझे गारंटी है। किधर गारंटी, किस चीज की गारंटी, कैन इट बी प्रूव? नो, इट कैन नॉट बी प्रूव। लेकिन वो आंटी अपना जजमेंट दे रही है क्या, अगर तुम पढ़ाई करते थे तो तुमको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे। अरे भाई, तुमको किसने पूछा है ओपिनियन देने को? हाँ, नहीं चाहिए हमको ओपिनियन यार। ये रिलेटिव्स के कारण कितने बच्चे रो रहे हैं आज, पता है आपको? फूट फूट कर रो रहे हैं। कोई कोई लोग तो कहते हैं नहीं मेरे को नहीं पढ़ने का। ये बहुत एक्सपेक्टेशन लगाए रखे हैं। बर्थडे को तो फोन करते हैं नहीं, रिजल्ट के दिन फोन करते हैं। एग्जाम में वैसे ही प्रेशर होता है बहुत, और ये एग्जाम के पहले ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे? 10th के बोर्ड्स के रिजल्ट में, है ना, दूर दूर के रिलेटिव भी तुमको विश कर रहे हैं क्या पेपर से पहले? अरे यार, पहले ही यहाँ पर पूरे सोसाइटी ने 10th का प्रेशर देकर रखा है, किसका? बोर्ड्स के एग्जाम का, 12th के एग्जाम का। और ये रिलेटिव जिनके साथ जिंदगी में बात नहीं करी थी, अरे तुम कहाँ कहाँ पर थे, मैं इतना बड़ा हो गया, 15 साल का, है ना, 10th तक मैं चले गया, और तुम लोगों को अभी मेरी याद आ रही है एक दिन पहले, जहां पर मैं ऑलरेडी प्रेशराइज्ड फील कर रहा हूं, और ये कहते हैं ऑल द बेस्ट, और प्रेशर फील होता है। अरे यार, रिजल्ट के दिन भी पूछेंगे, आई डोंट नीड योर बेस्ट ऑफ लक। बहुत ही अमेजिंग होते हैं रिलेटिव्स, है ना, खतरनाक होते हैं। पता नहीं, मेरा कोई रिलेटिव क्लास देख रहा होगा, है ना, ऐसा हुआ है कभी कभी। मैं रिलेटिव के बारे में जनरली खुलकर बातें करता हूँ, बहुत खुलकर बातें करता हूँ। एक दिन मेरे को रिलेटिव ही मिल गए ऐसे फंक्शन में, ठीक है। तो मेरे रिलेटिव के रिलेटिव थे, और मेरे तो बहुत दूर के थे, मतलब इतना कुछ मैं जानता नहीं था। तो मेरे रिलेटिव के पास आए, बोलते अरे अरे वो अक्की सर है ना? तो मेरे रिलेटिव ने कहा हाँ। अरे यार, हम उसके लेक्चर देखते हैं, हमको मिलाओ ना, बोले उनसे उनसे बात कर दी। हाँ चलो बात करते हैं। तो फिर ऐसे ही बात कर रहा था, बोले हम भी तुम्हारे लेक्चर देखते हैं। आई वॉज लाइक अरे यार, मैं तो रिलेटिव के बारे में बहुत ही भला बुरा कहता रहता हूँ, बहुत ही भला बुरा कहते रहता हूँ। फिर उस समय से मैं थोड़ा सा डिसेंटली बोलने लग गया रिलेटिव्स के बारे में, थोड़ा डिसेंट हो गया मैं, ठीक है। वैसे मैं डरता नहीं हूँ, बट कभी कभी क्या, यू नो दैट, होना पड़ता है ना। बहुत डेंजर होता है रिलेटिव, बहुत डेंजर। हाँ, तो पॉजिटिव नॉर्मेटिव पर आते हैं, जहां पर सिर्फ स्टेटमेंट है, चाहे वो एक प्लेन स्टेटमेंट है, क्या, रिलायंस इंडस्ट्री मेड द प्रॉफिट ऑफ 100 करोड़। एग्जाम्पल के तौर पर 100 करोड़, मुझे नहीं पता कितना प्रॉफिट इनका, बट 100 करोड़। तो कैन दिस बी प्रूव्ड? हालांकि 100 करोड़ बहुत कम है, लेट अस अज्यूम 5,000 करोड़। रिलायंस इंडस्ट्री मेड द प्रॉफिट ऑफ 5,000 करोड़। हाँ, प्रूव कर सकते हैं, उनके इसमें बैलेंस शीट में देखेंगे, और बैलेंस शीट में जो रहेगा P&L में वो देखेंगे, और बोलेंगे हाँ ठीक है, इट कैन बी प्रूव्ड। सो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कैन बी प्रूव्ड, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी प्रूव्ड, लेकिन नॉर्मेटिव कैन नॉट बी प्रूव्ड। अगर ये संडे को पढ़ाई करती थी तो इसको 98 आते थे। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज और भी अच्छे से मार्केटिंग करती थी तो ये 5,000 नहीं 10,000 करोड़ का प्रॉफिट करती थी। अच्छा, अब तू रिलायंस इंडस्ट्रीज को समझाएगा कि क्या करना चाहिए। तुमने जिंदगी में कुछ किया नहीं अभी तक, और तुम अभी उनको ज्ञान सिखाओगे। 5,000 करोड़ तुमको हलवा लगता है, मजाक लगता है क्या? 5,000 करोड़ है वो,
तो नहीं नहीं वो और कर सकते थे, मेरे को पता है वो और कर सकते थे, उन्होंने ना ठीक से मार्केटिंग नहीं किया, अदरवाइज 2000 करोड़ तो कम से कम उनका और इंक्रीज होना था। कैन इट बी प्रूव्ड? नो। तो जो भी सजेशन होते हैं, शुड बी, ऑट टू बी, इन्होंने ऐसा करना चाहिए था, है ना, वो सब कुछ कहां पर आता है? अगर एक सेंटेंस में तुमने देख लिया शुड बी एंड ऑट टू बी, तो वो कौन से टाइप है? वो है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव एक सिंपल स्टेटमेंट आता है, चाहे वो प्रेजेंट से रिलेटेड सिंपल स्टेटमेंट रहो, पास्ट से रिलेटेड सिंपल स्टेटमेंट रहे, या फिर फ्यूचर से रिलेटेड सिंपल स्टेटमेंट रहे। ठीक है, एक मजाकिया तौर पर एक एग्जांपल देता हूं, मजाकिया तौर पर। ठीक है, जैसे कि राहुल, पिछले साल राहुल का ब्रेकअप हुआ था। क्या है? स्टेटमेंट है, लास्ट ईयर हुआ था, इट इज रिलेटेड टू पास्ट। हाँ, लेकिन क्या है? पिछले साल राहुल का ब्रेकअप हुआ था। व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्टेटमेंट रिलेटेड टू पास्ट। हमने यहां पर ये नहीं बोला कि क्यों हुआ, ऐसा करता था तो नहीं होता था, है ना? वैसे ही लास्ट ईयर रिलायंस इंडस्ट्रीज मेड द प्रॉफिट ऑफ 2 and so crores। ठीक है, इफ द स्टॉक मार्केट प्राइस इंक्रीजेस, गोल्ड प्राइसेस डिक्रीजेस। ये क्या है? ये विल बी है, मतलब फ्यूचर से रिलेटेड है। ये तो एक नॉर्मल अजम्पशन है कि जब भी स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है तो जनरली गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाती है, जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है गोल्ड की प्राइसेस नीचे जाती है। तो ये क्या है? अदरवाइज इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोन लेने वाले लोग बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है लोन लेने वाले लोग कम हो जाते हैं। दिस इज अ नॉर्मल यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसे ही होता है। तो यस, दिस इज ऑल्सो इन पॉजिटिव ओनली। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड नॉर्मेटिव इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। कैसे समझते हैं? डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या है? जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं तुमको पहले। अगर मेरे को क्या हो गया, मेरे को कफ एंड कोल्ड हो गया, तो कफ एंड कोल्ड हो गया तो मैं डॉक्टर के पास चले गया, डॉक्टर ने बोला कि क्या हुआ? मैंने कहा कि डॉक्टर मेरे को कफ एंड कोल्ड हुआ है। मैंने क्या किया? डिस्क्राइब। मैंने क्या किया? अरे फैक्ट बताया ना मैंने, मेरे को कफ एंड कोल्ड हुआ है। फिर डॉक्टर क्या बोलता है अपने को? ठीक है, चेक वेक करेगा, फिर बोलता है ठीक है अखिलेश, टेक दिस टैबलेट्स। थैंक यू सो मच। डॉक्टर कहते हैं कि अखिलेश एक याद रखना। मैंने कहा ठीक है, सुबह एक दवाई लेने की है। मैंने कहा ठीक है, ले लेंगे। फिर दोपहर को एक लेनी है। मैंने कहा ठीक है, ले लेंगे। और रात को एक दवाई लेनी है। मैंने कहा ठीक है, तो ये दवाई तुम बेटा 3 दिन तक लीजिए। ये सुबह नाश्ता करने के बाद, दोपहर को खाना खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद 3 दिन तक लेनी है। 3 दिन में अगर तुम ठीक नहीं हुए तो दोबारा मुझे बताना, शायद अपन कुछ चेंज करेंगे, एल्स कोई टेंशन नहीं है। ठीक नहीं हुआ तो तुम फिर से मेरे पास आना। मतलब ये क्या कर रहा है? प्रिस्क्राइब तुम्हें कर रहा है। इट कैन नॉट बी प्रूव दैट तुम ठीक हो ही जाओगे, शायद 2 दिन में भी ठीक हो जाओ, शायद 4 दिन लग जाए ठीक होने के लिए। क्या है? दिस कैन नॉट बी प्रूव। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। हाँ जी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर बट पॉजिटिव इकोनॉमिक इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। तो डिस्क्राइब जो कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज बिजनेस करता है फुटवेयर्स में, रिलायंस इंडस्ट्रीज बिजनेस करता है इसमें, जियो सिम कार्ड्स में, रिलायंस इंडस्ट्रीज बिजनेस करता है ऑयल टू केमिकल बिजनेस में। डिस्क्राइब किया मैंने, फैक्ट्स बताए मैंने। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ना लैपटॉप भी बेचने चाहिए। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ना ये भी करना चाहिए। अच्छा, तुमको किसने पूछा था? उसको ज्यादा अक्ल है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस बता रहा हूं। हाँ, किसने पूछा तुमको? नहीं सर, आई एम प्रिस्क्राइबिंग द थिंग सर, आई एम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। मत करो। मुकेश भाई को कोई नहीं बोलेगा कुछ, मुकेश भाई को बहुत अकल है। अरे सर मैं तो सिर्फ प्रिस्क्राइब कर रहा था। किसने पूछा रे? किसने पूछा तेरे को? समझा क्या? सो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर क्या है? आपको सवाल आएगा, पॉजिटिव इकोनॉमी, प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्मेटिव। Can be proved positive, cannot be proved normative, should be or to be normative, opinion normative, value judgment normative, facts and only facts positive, statement simple statement positive। तो देखना है यहाँ पर
इट इज बेस्ड ऑन ओनली फैक्ट्स एंड फैक्ट्स। इट टेल्स यू व्हाट यू शुड हैव बीन। ऐसा तुमने करना चाहिए था, ऐसा तुमने नहीं करना चाहिए था। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? चलो जी आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स देखना, ऐसे कभी कभी एग्जाम्पल्स आते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज मेड द प्रॉफिट ऑफ 5000 करोड़, अ नॉर्मल स्टेटमेंट। हायर इंटरेस्ट रेट विल डैम्पन हाउस प्राइस। इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हो गया तो हाउस प्राइस नीचे चले जाएगी। सच्चाई है, सच्चाई है। डिस्पोजेबल इनकम हैज डिक्लाइंड बाय 15% ड्यूरिंग लास्ट ईयर। हम बता रहे हैं कि लोगों की इनकम कम हुई थी, कोविड आया था, नीचे गिर गई थी लोगों की इनकम। फैक्ट बता रहे हैं यार। वी मस्ट ट्राई टू बूस्ट। होगा नहीं होगा पता नहीं। नॉर्मेटिव, द मिनिमम वेज रेट शुड बी रेज्ड बाय 20%। शुड बी वैल्यू जजमेंट ओपिनियन। Reliance Industries should have made the profit of 10,000 crores with the resources that are available. आपको इस पर सवाल आ सकते हैं। आई होप दैट ये इतनी क्लैरिटी के साथ मैंने आपको ये चीजें बताई, इतनी क्लैरिटी के साथ आपको यहाँ पर ये वाला टेबल शुड बी, ऑट टू बी, वैल्यू जजमेंट, ओपिनियन, कैन नॉट बी प्रूव, प्रिस्क्रिप्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, कैन बी प्रूव, व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल, फैक्ट, स्टेटमेंट, ये सब कुछ आता है पॉजिटिव में और ये आता है नॉर्मेटिव में। ये उसके साथ एग्जाम्पल्स भी बताए हैं। डेफिनेटली आपको एग्जाम्पल्स भी आते हैं, आपको दे देंगे दो कुछ स्टेटमेंट्स और बोलेंगे कि इसमें से बताइए कि कौन सा वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कौन सा वाला स्टेटमेंट नॉर्मेटिव है। सॉरी गाइस, 5 स्टार है, डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, लिख लीजिए मुझसे। डागा 10 का वादा है, डागा 10 का वादा है, डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा, मतलब आएगा। गॉट इट एवरीवन? ओके, चलिए। सो भाइयों और बहनों, यहां पर देखिए आप लोग, हमने अभी तक क्या देखा? बिजनेस इकोनॉमिक इज अ साइंस देख लिया, बिजनेस इकोनॉमिक इज एन आर्ट देख लिया, बिजनेस इकोनॉमिक यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, बिजनेस इकोनॉमिक यूजेस मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, और हमने इसके बाद देखा है बिजनेस इकोनॉमिक पॉजिटिव, बिजनेस इकोनॉमिक नॉर्मेटिव। आज हम यहीं पर रुकेंगे। जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा बच्चा पाड़ी कि हम लोग यहाँ पर मिलने वाले हैं दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर फीचर्स को कंप्लीट कर कर स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स पर जाने वाले हैं। लेकिन जाने से पहले आपको कहना चाहूंगा, इस 50% ऑफ का पूरा की पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि आरंभ करना है आपको आपकी सीए फाउंडेशन की जर्नी को। 14 अप्रैल तक ये सिर्फ ऑफर्स अवेलेबल है। 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन केवल 9,000 में अवेलेबल है, मतलब प्रति महीना केवल 1,000 रुपीज। तो देर क्या कर रहे हो? डागा 10 इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए। लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक कर देना एंड आज का होमवर्क भी कंप्लीट कर देना। क्या है होमवर्क आज का? कि कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से हीरो की अगर मूवी लगेगी तो प्राइस नीचे चले जाएगी। मैंने आपको होमवर्क दिया था, याद रखना। मैं आपके सवाल पढ़ूंगा और जवाब भी देखते रहूंगा, ठीक है जी? सो वजहवाड़ी यहाँ पर ये बैचेस ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे। और ये है तुम्हारे सामने टाइम टेबल और ये है तुम्हारी पूरी टीम। सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू सून in the next session.